हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट 99 में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तथा ऐसे क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा क्वेश्चन से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड किसका बना होता है? तांबा और जस्ता, निकेल और जस्ता, लोहा और जस्ता, लोहा और निकेल। तो दोस्तों, पृथ्वी का सबसे जो भीतरी वाला भाग होता है वह लोहा और निकेल का बना होता है। सेकंड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों चर्चा करेंगे। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, तो प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों, मैग्नीज के उत्पादन में जो प्रथम देश है वह है रूसी संघ या रूस। तथा हम बात करेंगे कि भारत की, तो भारत का दूसरा स्थान है मैग्नीज के उत्पादन में। तथा भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान है जिसका मैग्नीज के उत्पादन में, तो वह है ओडिशा। ओडिशा भारत का एक राज्य है जिसका मैग्नीज के उत्पादन में प्रथम स्थान है। विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील, भारत, अमेरिका, चीन। तो दोस्तों, विश्व में कोयले का सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वह है चीन। दूसरे नंबर पे बात करें, दूसरे नंबर पे हमारा अमेरिका आता है तथा तीसरे नंबर पर भारत आता है। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? दोस्तों, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका, टोक्यो, नागासाका, याकोहामा। तो दोस्तों, जो जापान का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है उसे कहा जाता है ओसाका। मैनचेस्टर का मतलब दोस्तों आपको समझा दूं कि मैनचेस्टर का मतलब क्या होता है। तो मैनचेस्टर दुनिया का पहला औद्योगिक शहर है तथा मैनचेस्टर कहां पर स्थित है? तो यह इंग्लैंड में स्थित है। इंग्लैंड का एक शहर है मैनचेस्टर और यह दुनिया का पहला औद्योगिक शहर है। इसलिए हर देश में किसी न किसी शहर ऐसा होता है जहां औद्योगिकरण अधिक से अधिक होता है, तो उसे उस देश का मैनचेस्टर कहा जाता है। भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया? अशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्मा समाज ने, अन्य। तो दोस्तों, भारतीयों के लिए नारा जो दिया था वह दिया था अशासकीय समाज ने। तथा हम आर्य समाज की बात करें तो आर्य समाज की स्थापना एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। तो दोस्तों, आर्य समाज की जो स्थापना की थी वह की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ब्रह्म समाज, तो दोस्तों यह भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी थी? ये तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? कावेरी नदी, गंडक नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना जो बनाई गई थी वह नदी है दामोदर नदी पर। और बहुउद्देशीय नदी की बात करें तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यह होता है कि जल शक्ति का प्रयोग मानव हित में करना। बांध बनाकर, बाढ़ नियंत्रण करके, मृदा संरक्षण, सिंचाई, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहते हैं जिस पर बहुउद्देशिक परियोजना काम करती है तथा मानव हित के लिए कार्य करती है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर परमाणु संयंत्र, केटेनोम परमाणु संयंत्र, कुडनुकुलम परमाणु संयंत्र, अन्य। तो दोस्तों, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र है वह है तारापुर परमाणु संयंत्र। यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, तारापुर जो परमाणु संयंत्र है वह महाराष्ट्र में स्थित है तथा यह यूएसए की सहायता से 1969 में स्थापित किया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है? पुराण, जातक, मुंडक उपनिषद, महाभारत। तो दोस्तों, जो सत्यमेव जयते वह लिया गया था मुंडक उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। ये दोस्तों आप देख पा रहे हो सत्यमेव जयते ऐसा लिखा रहता है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। अशोक के शिलालेख की लिपि क्या है? तो दोस्तों, क्वेश्चन का कहना है कि अशोक के जो शिलालेख पे जो लिपि लिखी गई थी वह किस भाषा में लिखी गई है? गुरुमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी या हायरोग्लाइफिक्स। तो दोस्तों, अशोक के शिलालेख पे जो लिखी गई थी वह है ब्राह्मी लिपि। अभी तक 40 अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं। बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है? असम, उड़ीसा, बिहार, बंगाल। तो दोस्तों, बिहू असम का लोकप्रिय नृत्य या उत्सव है। अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में छाऊ घुमरा प्रसिद्ध है। बिहार की बात करें दोस्तों तो बिहार में जाट जातिन
यह उत्सव या नृत्य जो फेमस है, तथा बंगाल के नृत्य के बारे में बात करें तो लाठी गंभीरा यह फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ स्थापित हुआ था? नई दिल्ली, लंदन, बंबई में, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन स्थापित हुआ था तो वह हुआ था लंदन में। हम बात करें दोस्तों 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में आयोजित किया गया था अपना गोलमेज सम्मेलन। तथा इसका जो मुख्य उद्देश्य था या कांग्रेस का अधिवेशन से संबंधित रिलेटिव था या कांग्रेस का बहिष्कार से संबंधित लास्ट में इसका एक निकला था परिणाम। तो दोस्तों मुख्य रूप से यही पूछा जाता है कि गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वह किया गया था लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे रजनीश सिंह, गोविंद सिंह, गुरु नानक, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे वह थे लाला लाजपत राय। इन्होंने दोस्तों हम लाला लाजपत राय की बात करें तो लाला लाजपत राय ने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना करी थी तथा लक्ष्मी बीमा कंपनी की स्थापना भी करी थी। तो केसरी का मतलब होता दोस्तों शेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10, 5, 3, 25। तो दोस्तों राष्ट्रीय जनगणना की बात करें तो वह हर 10 वर्ष के पश्चात होती है। अभी जो हमारी पिछली जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी, अभी नेक्स्ट जनगणना 2021 में होनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है तमिलनाडु, बाढ़ नियंत्रण, दूध का आयात, डेयरी विकास। तो दोस्तों ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वह है डेयरी विकास से। तथा इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय जिस सुविख्यात कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक को जाता है उसका नाम है आर वेंकटरमन, सीताकांत महापात्र, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जयंत नार्लिकर। दोस्तों इसका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही हरित क्रांति का श्रेय जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत की हम बात करें दोस्तों तो अक्टूबर 1968 में इसकी स्थापना हुई थी या शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन को होती है या किसको होती है? तारीख या दिन की पूछी जाती है तो किस तारीख को होती है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस दिन को होती है, किस तारीख को होती है? दोस्तों 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिकतम होती है। जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है दोस्तों तो वह उपसौर कहलाती है। उपसौर व अपसौर दोस्तों आपने पढ़ाई होगा, अपसौर और उपसौर। तो अपसौर किसको कहते हैं? अपसौर जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी होती है उसको अपसौर कहते हैं, तथा पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब कम दूरी होती है तो वह उपसौर कहलाती है। तथा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, इससे संबंधित एक को फैक्ट बता दूं कि उपसौर कब होता है? तो उपसौर 3 जनवरी को उपसौर होता है जब पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम दूरी बहुत कम होती है। अधिकतम दूरी तो अपसौर कहलाती है लेकिन उपसौर में कम दूरी होती है और तथा यह 3 जनवरी को होती है। ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया? जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, जॉन एक फिलिप्ट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट किया था वो तो वह किया था जेम्स प्रिंसेप ने। तो यहाँ इससे संबंधित हम कुछ फैक्ट देखते हैं दोस्तों। सांची के स्तूप पर लिखा शब्द जो दान पड़ा, जो हमारा जेम्स प्रिंसेप ने, जो सांची है मध्य प्रदेश में स्थित है, भोपाल के पास विदिशा एक शहर है, वहां पर सांची के स्तूप स्थापित है। तो वहां पर जो एक शब्द पड़ा दान, इसके आधार पर ब्राह्मी लिपि की वर्णमाला को तैयार किया था तथा 250 ईसा पूर्व ही जेम्स प्रिंसेप ने यह तैयार की थी ब्राह्मी लिपि। तो प्रथम अगर इस बात करें कि यह कहाँ शुरुआत हुई थी, जो अपने विदिशा शहर है यह मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट, तो वहां पर सांची के स्तूप स्थापित है। तो वहां पर जो जेम्स प्रिंसेप है वहां पर इन्होंने सबसे प्रथम जो शब्द पढ़ा दान, उससे इन्होंने ब्राह्मी लिपि का निर्माण किया। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त, 13 सितंबर, 2 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कंप्यूटर साक्षरता दिवस यह मनाया जाता है 12 अगस्त को। 12 अगस्त को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो इससे बात करें कि इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, तो इसका मेन उद्देश्य होता है डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए।
कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 1 फरवरी, 12 मार्च, 15 अगस्त। तो दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, इसलिए उनकी याद में प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 अक्टूबर, 12 नवंबर, 18 दिसंबर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है, वो मनाया जाता है 12 नवंबर को। 12 नवंबर 1896 में डॉक्टर सलीम के जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जो हमारे डॉक्टर सलीम अली थे, यह पक्षी विशेषज्ञ थे तथा इनके जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है? शिक्षक दिवस, बाल दिवस, विधि दिवस या डॉक्टर्स दिवस? तो दोस्तों जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो जन्म दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है शिक्षक दिवस के रूप में। ग्रीन चैनल है एक डाक सेवा, आकाशवाणी चैनल, दूरदर्शन चैनल, टेलीफोन लाइन। दोस्तों ग्रीन चैनल है वह डाक सेवा है तथा स्टेट बैंक ने एक ग्रीन चैनल भी स्थापित किया है, जिससे हम पेपरलेस काउंटर या पेपरलेस अकाउंट कहते हैं, जिससे हम पैसों का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से जो ग्रीन चैनल है वह डाक सेवा के लिए निर्मित किया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जहां कुछ दूरसंचार की व्यवस्था नहीं है वहां पर भी डाक सेवा पहुंच सके। OMR का पूर्ण रूप क्या है? वन मनी रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वन मार्क रीडर। तो इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्टिकल मार्क रीडर। दोस्तों आपको पता ही होगा कि जब हम पहले एग्जाम होती थी, अभी तो ऑनलाइन होने लगी है, पहले जो एग्जाम होती थी तो हम एक सीट मिलती थी, सीट पे हम पेंसिल से या पेन से गोला भरते थे, तो उसकी जांच होती थी वह OMR के द्वारा ही होती है, ऑप्टिकल मार्क रीडर के द्वारा ही होती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। WLL का अर्थ है विदाउट लीवर लाइन, वायरलेस इन लोकल लूप, वायरलेस इन लूप लाइन, विदित लोकल लाइन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वायरलेस इन लोकल लूप। यह कंप्यूटर संबंधित तथा बहुत से कंप्यूटर को जोड़ता है वायरलेस के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? खरोष्टी, ब्राह्मी, मोडी, नागरी। तो दोस्तों सभी लिपि का जो जन्मदाता कहा जाता है वो ब्राह्मी लिपि को कहा जाता है। इस संबंधित हम फैक्ट पिछले देख ही चुके थे कि इसकी स्थापना या इसकी शुरुआत कब से हुई। अशोक के जो शिलालेख है उसकी लिपि भी ब्राह्मी लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है? सिंधु काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मौर्य काल। तो दोस्तों चित्रकार की जो लिपि है वह सिंधु काल से प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा है कि भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत की जो तीसरी सर्वाधिक जो बोले जाने वाली है वह है तेलुगु। तेलुगु जो भाषा है वह भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अगर हम प्रथम नंबर पर बात करें तो भारत की हिंदी जो भाषा है वो प्रथम नंबर पर है, सेकंड नंबर पर बंगाली है तथा तीसरे नंबर पर तेलुगु है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थापित है? मैसूर, हैदराबाद, वाराणसी, उज्जैन। तो दोस्तों केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान वह स्थापित है मैसूर में। यह मानव संसाधन विकास मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है। जो हमारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसका एक अधीनस्थ कार्यालय है, उसके तहत यह कार्य करते हैं। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 1900 में, 1988 में, 1999 में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 1988 में। 4 मई 1988 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। जो दोस्तों 4 मई 1988 को तत्कालीन जो प्रधानमंत्री हमारे राजीव गांधी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ स्थित है? पंतनगर, देहरादून, लखनऊ, इज्जत नगर। तो दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान स्थापित है वह है इज्जतपुर में।
इज्जतपुर कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये उत्तर प्रदेश के जो बरेली है यहाँ पर एक शहर है इज्जतपुर। यहाँ पर यह स्थित है भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान तथा इसकी स्थापना 1890 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते दोस्तों कि देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? नागालैंड, सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम। तो दोस्तों देश का एकमात्र राज्य है नागालैंड, उसकी जो राज्य भाषा है वह है अंग्रेजी। तो देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो वह है नागालैंड। नागालैंड की जो भाषा है राज्य भाषा वह है अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, मुख्यमंत्री। तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है वह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। भारत गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1952 को। तो दोस्तों भारत गणतंत्र बना था 26 जनवरी 1950 को। पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत सीटें आरक्षित है? 50%, 47%, 33%, 37%। तो दोस्तों पंचायती राज प्रणाली में महिलाओं के लिए जो सीटें प्रतिशत है वह है 37%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पादन होती है? राजस्थान, गुजरात, केरल, तमिलनाडु। तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है वह होता है राजस्थान में। राजस्थान में सौर ऊर्जा का सबसे अधिक उत्पादन होता है सौर ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड कब स्थापित हुआ था? परमाणु ऊर्जा विनिमायक बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 15 नवंबर 1983 को, 18 नवंबर 1985 को, 25 नवंबर 1988 को, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो परमाणु ऊर्जा विनिमय बोर्ड की स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 1983 को। तथा इसका मुख्यालय की बात करें दोस्तों कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। भारतीय सिनेमा के जनक थे देविका रानी, दादा साहेब फाल्के, लुमियन ब्रदर्स या अन्य। तो दोस्तों भारतीय सिनेमा के जो जनक थे वह कहा जाते हैं दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के को भारतीय सिनेमा के जनक कहा जाता है। तथा इससे संबंधित दादा साहेब फाल्के से संबंधित बहुत सारे अवार्ड मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारे सॉरी ये 38 कर लेना इसको। 38 का क्वेश्चन है दोस्तों हमारा है कि भारत में शिक्षा एक है नागरिक अधिकार, राज्य दायित्व अधिकार, राजनीतिक अधिकार, मूलभूत अधिकार। तो दोस्तों भारत में जो शिक्षा है वह हमारा मूलभूत अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों कि कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा कहा जाती है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा। तो दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा जो नदी कही जाती है वह है गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद, वडोदरा, मुंबई, सूरत। तो दोस्तों भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? तो भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर दोस्तों बोस्टन का मतलब क्या है तो मैं आपको बताऊं कि बोस्टन शहर अमेरिका का एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र है, इसलिए भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। जो व्यापारिक जो एक शहर है हमारा अमेरिका का वो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इससे संबंधित हम बात करें तो क्यों कहा जाता है? तो किसी भी देश के अगर जो व्यापार से संबंधित जो प्रसिद्ध शहर होता है उसे बोस्टन इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमेरिका का जो बोस्टन शहर है जो व्यापार से संबंधित है रखता है यह बहुत ही प्रसिद्ध है, इसलिए भारत का बोस्टन अहमदाबाद शहर को कहा जाता है क्योंकि व्यापारिक दृष्टि से यह बहुत विकसित है या विकासशील है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 4 राज्यों से, 6 राज्यों से। तो दोस्तों जो ग्लोब पर जो कर्क रेखा है वह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। दोस्तों 8 राज्यों की हम बात करें तो पहला राज्य हमारा गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा है पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और मिजोरम। दोस्तों इसके बारे में मैं आपको ट्रिक बताऊं तो इसकी ट्रिक ये आप याद सकते हो कि गुमच, रात्रि, मिझाप। गु से गुजरात हो जाएगा, म से मध्य प्रदेश हो जाएगा, छ से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, रा से राजस्थान हो जाएगा, ती से त्रिपुरा हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, झा से झारखंड हो जाएगा और पा से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो दोस्तों
ये ट्रिक आप याद करके आप 8 ही राज्यों के जो नाम है वह याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पुलिस स्मृति दिवस किस दिन मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को, 15 अक्टूबर को, 19 अक्टूबर को, 21 अक्टूबर को। तो दोस्तों पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे संबंधित दोस्तों कुछ फैक्ट बता दूं आपको कि 13 नवंबर 1959 को शहीद हुए पुलिस स्मारक का 100 चीनी सैनिकों को लौटा दिया था। उन शहीदों के सम्मान के हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे की स्मृति में पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों लद्दाख में 13 अक्टूबर 1959 को एक युद्ध हुआ था। उसमें हमारे देश के कुछ सैनिक मर गए थे या शहीद हो गए थे। सॉरी, गलत वर्ड हो गया। तो शहीद हो गए थे दोस्तों। तो वो चीन तरफ वो थे उनका शव, तो उन शव को उन्होंने लौटा दिया था। तो उसकी याद में 13 नवंबर 1959 को जो ये युद्ध हुआ था, तो उन्होंने जो शव लौटाए थे, तो उनकी स्मृति में 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे या पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। यहाँ फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि श्रद्धांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? इंदिरा गांधी, लक्ष्मीबाई, सरोजनी नायडू, कमल नेहरू या नेहरू जी की याद में। तो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू है दोस्तों, सॉरी इसको जवाहरलाल नेहरू का लेते हैं, कमल नेहरू कोई है नहीं। तो प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में 13 फरवरी को महिला दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों 13 फरवरी सरोजनी नायडू की याद में प्रतिवर्ष महिला स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगर दोस्तों हम बात करें कि इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख ले दोस्तों कि सरोजनी नायडू है, सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहते हैं, तथा सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला थी जो महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? पीतल, डुरुलमीन, कांसा, सोल्डर। तो दोस्तों ताम्र एवं टीन की जो मिश्र धातु है उसको कहते हैं कांसा। मिश्र धातु किसे कहते हैं दोस्तों कि दो या दो से अधिक शुद्ध धातु को मिलकर एक तीसरी धातु का निर्माण करते हैं, उसे मिश्र धातु कहते हैं। तथा तांबा प्लस टीन को मिलाकर कांसा धातु का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि कॉपर को वायु में जलाने पर कौन सा यौगिक बनता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्राइड, कॉपर ऑक्साइड या कुछ नहीं। तो दोस्तों कॉपर को वायु में जलाएंगे हम तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा गुण कार्बनिक यौगिक में प्रायः नहीं होता? जल में विलेयता, निम्न द्रवणांक, ज्वलनशील या सभी। तो दोस्तों कार्बनिक यौगिक में कौन सा गुण नहीं होता है? तो वह जल में विलेयता का गुण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत है? हायर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हायर ट्रांसफर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाइब्रिड टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो दोस्तों इंटरनेट के जो पते होता है HTTP, तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर। इस पर हम किसी भी साइट पर सीधे जाना चाहते हैं तो हम वहां पर राइटिंग करके या टेक्स्ट करके हम सीधे उस साइट के पते पर जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, किस वर्ष हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की थी? किस वर्ष हिल्टन यंग कमीशन ने केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सिफारिश की थी? 1921, 1926, 1931 या 1934? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 1934 में। 1934 में जो भारतीय रिजर्व बैंक जो इसका एक अधिनियम था 1934 में कि कार्य संचालन के संविधानिक आधार पर प्रावधान किया गया था तथा अपना परिचालन 1 अप्रैल 1935 को शुरू किया था। 1 अप्रैल 1935 को इसको शुरुआत की गई थी तथा इससे संबंधित एक अधिनियम है जिसे भारतीय रिजर्व बैंक का अधिनियम 1934 भी कहते हैं का कार्य संचालन स्थापित किया गया था इसके आधार पर। तथा इसकी शुरुआत की बात करें तो इसकी शुरुआत 1935 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे और 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था? मेहर चंद महाजन, पतंजलि शास्त्री, हरिलाल कानिया या BK सिंह। तो दोस्तों भारत के जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को पदभार ग्रहण किया था वह था हरिलाल कानिया।
हरिलाल कान्या जो हमारे देश के प्रथम न्यायाधीश थे, हरिलाल जी कान्या। ये हर बार दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तथा ये पदभार कब ग्रहण किया था, ये तारीख भी, डेट भी पूछी जाती थी। डेट भी हमको याद रखनी है कि 26 जनवरी 1950 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। तथा ये हमारे देश के प्रथम न्यायाधीश थे जो भारतीय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 61, अनुच्छेद सॉरी दोस्तों यहाँ 62 कर लेना, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 62, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 65। तो दोस्तों अनुच्छेद 63 से संबंधित दोस्तों हमारा एक अनुच्छेद है, हमारा अनुच्छेद 633 या 63, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के प्रावधान है। जो हमारे देश का जो उपराष्ट्रपति पद होता है वह हमारे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो वह अनुच्छेद 63 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद एससी और एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान को समाप्त करता है? अनुच्छेद 337, 334, 338 या अनुच्छेद 339। तो अनुच्छेद जो 338 है वह एसटी एसटी से संबंधित है, जो राष्ट्रीय आयोग के प्रावधान को समाप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 9, 15, 11, 4। तो दोस्तों हॉकी जो खेल होता है उसमें हमारे 11 खिलाड़ी होते हैं। अगर हम 9 खिलाड़ी की बात करें तो 9 खिलाड़ी काहे में होते हैं दोस्तों? तो कौन से खेल में होते हैं? तो 9 खिलाड़ी हमारे बेसबॉल जो एक खेल होता है उसमें होते हैं। रग्बी फुटबॉल में दोस्तों हमारे 15 खिलाड़ी होते हैं। तथा पोलो हमारा खेल होता है उसमें 4 खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों यह था हमारा आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संबंधित फैक्ट, तथा वो फैक्ट ऐसे भी हमने देखे जो इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं तथा लाइक शेयर कमेंट करें, ताकि हमको पता चले कि आपको कितना वीडियो अच्छा लगा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।